गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपको नॉलेज इंजीनियरिंग का नया इंजीनियरिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट में दूसरा लेक्चर है आप लोग का। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया था कि मटेरियल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किया गया मटेरियल को, कैसे क्रिएट किया गया, और इसके साथ ही आज बताएंगे टाइप ऑफ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है आपकी मटेरियल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, और सेकंड जो मैं आपको बताया है जिसको बताया है हमने आपको वो ये था कि मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं और कैसे डेवलप हुए, कैसे इंट्रोडक्शन उनका हुआ। इसके बाद ये टाइप ऑफ मटेरियल्स से आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया। टाइप ऑफ मटेरियल्स के अंदर आपको हमने बताया था दो तरीके के मटेरियल्स, एक मेटल्स और एक बताया था पॉलीमर्स। डिफिनेशन मटेरियल है एक आपको हमने बताया था मेटल्स और दूसरा आपको हमने बताया था पॉलीमर्स। पॉलीमर्स और मेटल्स को हम नहीं बताएंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ रिपीट कर लेते हैं कि मेटल्स के जो होते हैं आपको आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल्स में। जैसे कि मेटल का और मेटॉलिक टाइप में अगर आप देखेंगे तो जितने भी ब्लू पिंक कन्फिगरेशन है आपका, ये जो पिंक कन्फिगरेशन है ये सारा ही आपका मेटल है, और इसके मतलब जो आपके ब्लू कन्फिगरेशन है ये आपके सारे नॉन मेटल्स हैं। ग्रीन कन्फिगरेशन आपको जो दिख रहा है वो आपका है, ग्रीन कन्फिगरेशन जो आपको दिख रहा है वो आपके हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर बोल दीजिए या मेटल लॉयड बोल दीजिए, मेटल लॉयड भी बोला जाता है। सेमी कंडक्टर कह दीजिए आपको या मेटल लॉयड कह दीजिए। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, आगे शुरू करेंगे। मेटल के अंदर आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि मेटल जो आपके होते हैं वो इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो गई होती है। कंडक्टिविटी हाई होने से पर मतलब ये है कि इनके अंदर इनकी कंडक्टिविटी हाई होने से मतलब कि ये अपने अंदर मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं। मेटालिक बॉन्ड बनाने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। मेटल बॉन्ड बनाने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। मैंने थोड़े मेटल्स का जैसे कि एक आप ले लीजिए सोडियम को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सोडियम जो है आपका, सोडियम इसके एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, और आपका यहाँ पे एक दूसरा मेटल हम ले रहे हैं, कोई भी आप ले सकते थे। जो आपका फर्स्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रोडक्ट टेबल द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इज कॉल्ड द मेटल। तो केवल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ही मेटल्स नहीं, मेटल के पिंक वाले जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इस प्रोडक्ट टेबल में वो सारे ही मेटल्स हैं। मगर जो हाइड्रोजन है आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में देखिए आप, जहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल है, मतलब वो गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, इसके बाद ही आप यहाँ पे देखिए सोडियम जो आप देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और अगर हम इसकी बॉन्डिंग किसके साथ करते हैं, अगर हम सोडियम की बॉन्डिंग कर दे रहे हैं, सोडियम के और किसी मैग्नीशियम के साथ अगर बॉन्डिंग कर दे रहे हैं, तो आप ये देखिए कन्फिगरेशन जो आपका है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और डायनोमिक जब 11 है आपका, तो बोर्ड से न्यूमेरिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग आपको जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कन्फिगरेशन कुछ ऐसा आएगा 2 8 एंड 11 1। ये लास्ट आउटर मोस्ट सेल जो आपकी बात कही गई है वो आपकी यही बात कही है कि जो आउटर मोस्ट सेल है आपका उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 1 होगी। तो 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, अब आपको मैग्नीशियम दिख रहा है। मैग्नीशियम का होता है वेट, मैग्नीशियम का होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक वेट इनका होता है। अब इनका वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लास 10th वगैरह में भी पढ़ाया जाता है, मगर ये आपको बता दिया जा रहा है कि ये कन्फिगरेशन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तैयार करें। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो आपकी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर ही इनको डिवाइड किया जाता है कि कौन सा मटेरियल मेटल है, कौन सा पॉलीमर्स है, कौन सा सैरामिक्स है, कौन सा सेमीकंडक्टर्स है। तो ये इनके मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही बताया जाता है जो इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। चलो यहाँ पे होता है मैग्नीशियम का, जो मैं आपको बता रही हूँ मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका होता है बोर वेरी कॉन्फ़िगरेशन का, इसको हम बनाएंगे 2 8 2 8 और 2 2 8 और 2, ये हुआ 2 8 और 2। इनका रिजल्ट, इनके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इनके भी आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन का? 1। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेटल की डेफिनेशन के अनुसार जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द मेटल्स। तो हमको पता चल गया कि इनका जो फर्स्ट
इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने मॉलिक्यूल में वन होगा, इसका मैग्नीशियम कम्युनिटी है 2। तो अब इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने ये बता दिया कि ये जो मटेरियल है आपका वो मेटल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे अगर आप इनकी कंडक्टिविटी को चेक करेंगे अगर, तो हम इनका जो कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, जो हम इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे। देखिए हमने एक्चुअली बताया हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरह बनेगा। ये थोड़ा सा यहाँ इसलिए तो नहीं पेन चल पा रहा हमसे। तो यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। सोडियम हो गया न्यूक्लियस, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, और ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। बोर वेरी कॉन्फ़िगरेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है कई साइंटिस्ट ने कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, अलग अलग से बहुत से कॉन्फ़िगरेशन की पहचान कर हम जिसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपके सिलेबस में जो थोड़ा सा इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया है वो बोर वेरी है, ठीक है। यहाँ पे होगा सोडियम, सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर 11 बता दिया गया। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका, ये हो गया न्यूक्लियस, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। अब इसमें हम कहेंगे तो इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे के की पोजीशन होती है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑर्बिट है इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो गया एन, ये कन्फर्मेशन हो गया इसका, ये कन्फर्मेशन आपका हो गया। एक सेकेंड जब हमने यहाँ पे इस तरीके से समझ रहा है यहाँ पे जब हमने यहाँ पे देख रहा था तो हम कन्फर्मेशन जो यहाँ पे कर रहा था सूर्य का पहला हमको बॉन्डिंग आपको बताना चाह रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो अगर दो मेटल होते हैं सोडियम और मैग्नीशियम आपस में बॉन्डिंग करते हैं अगर, तो अगर इनकी जो बॉन्डिंग है वो मेटल बॉन्डिंग कहलाती है। मेटल बॉन्डिंग की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी उसमें होती है। इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा तेज़ी से बॉन्डेड होती है कि अपने हाथ को तोड़ने के लिए खुद तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में मदद करती हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल अगर हम सोडियम ले रहे हैं और दूसरा हम मैग्नीशियम ले रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो तो बहुत तेज़ी से करेंगे, मगर इनकी एनर्जी को अगर हम इनके बॉन्डिंग में तोड़ना चाहें तो उसके लिए हमको बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनके अंदर मेटल बॉन्डिंग होती है, मेटल में आपस में बॉन्ड कर देती है। तो इस वजह से इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो मेटल बॉन्डिंग होती है और उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। इस वजह से हम इस वजह से हम इनको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिकली क्या है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी पर तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हमारी कुछ नहीं है, बस फ्लो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन जब से फ्लो करते हैं वह वही चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अगर हम बोलते हैं कि करंट क्या है तो आप वही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो है। और बेसिक बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, करंट को और जानने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपों में बांटा है। जैसे एनर्जी का ट्रांसफर हम जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने एनर्जी भी जब हम फ्लो कराते हैं, जैसे हम आप अगर हम आप इस चीज़ को खाएंगे पिएंगे तो हमारी एनर्जी बने, अगर हमारी एनर्जी बनेगी तो हम पैदल चलेंगे, अगर हम पैदल चलेंगे तो हम उस चीज़ को वॉक कहेंगे। मगर डेवलपमेंट हमारा कहाँ से हुआ, हम लोग को चलने की ताकत कहाँ से मिली, खाने से मिला, वो एनर्जी मिली हमारी। उस एनर्जी का ही हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ है जिसमें उसमें चलने में हम ट्रांसफ़र करें, उसी तरह इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्लो कराने में इलेक्ट्रॉन का। तो उस सारी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना ये हमारा कहलाया जाता है करंट। अगर इलेक्ट्रॉन का एक मेटल दूसरे मेटल में बहुत तेज़ी से फ्लो करना तो आपका बहुत तेज़ी से फ्लो कर होगा जब वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। और बहुत कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी तो क्या होगा वो मेटल्स होंगे, लेकिन कंडक्टिव बहुत हाई, इसलिए हम इलेक्ट्रिक भाषा में मेटल्स को भी बोलते हैं कंडक्टर्स। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि हम क्या बोलते हैं, हम मेटल्स को ही बोलते हैं कंडक्टर और इलेक्ट्रिक की भाषा में। मेटल्स क्या है, जैसे कंडक्टर है इलेक्ट्रिक भाषा में, और कंडक्टर्स क्या है, अगर कंडक्टर रहती है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में मदद करते हैं, कंडक्टिविटी को हाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है। मगर उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमको जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी हम उस मटेरियल को, उस मेटल को नहीं दे पाते हैं। तो ये आपका हो गया मेटल। मैंने आपको ये बता दिया, कल जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मेटल क्या आगे उसको दोबारा से समझा दिया कि मेटल्स क्या होते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेरेमिक्स।
ये बेसिकली बहुत बड़े पर्पज से किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ नहीं होता है, सेरेमिक्स बेसिकली यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट। हम इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात करें, इलेक्ट्रिकल पार्ट का मतलब ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका, हम बात कर रहे हैं उसकी जैसे टावर्स हैं, हाँ पावर प्लांट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बिजली के खंभे लगे हुए हैं। सेरामिक्स का सबसे अधिक यूज़ हमारा वहीं पे होता है जहाँ पे हमारे क्या लगे होते हैं, बिजली के खंभे वगैरह लगे होते हैं। तो देखिए पहले होता क्या है, ये जान लेते हैं कि सेरामिक्स क्या चीज़ है। देखिए ये क्या होता है, एक तरफ ये जो मटेरियल का टाइप है ये इसमें आता है, इसमें मेटल और नॉन मेटल दो तरह के मटेरियल को मिला के एक बॉन्डिंग जो होती है इनके बीच। मेटल और नॉन मेटल का कैसे मतलब हो गया, ये कहने का मेरे पर आप साइड को पीछे करते हो, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मैं किसकी बात करूँ। मेटल मतलब हो गया सोडियम, नॉन मेटल का हो गया मतलब हम चाहे कार्बन के साथ उसको यूज करा लें, ठीक है, चाहे हम फास्फोरस के साथ यूज करते हैं, ये सारे क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, ये सारे क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो हमारा मेटल और नॉन मेटल के साथ जो बॉन्डिंग होती है, अब यहाँ पे हमें मेटल बॉन्डिंग तो मिलेगी नहीं क्योंकि ये हमारा एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो यहाँ पे हमें जो बॉन्डिंग मिलेगी वो हमें मिलेगी या तो कोवेलेंट बॉन्डिंग और या तो आयनिक बॉन्डिंग। दो तरीके की बॉन्डिंग हमको यहाँ पे मिलेगी, या तो कोवेलेंट या तो आयनिक बॉन्डिंग। तो अब क्या निकल के आया कि हमारे सामने एक ऐसा मटेरियल आया जिसकी जो बॉन्डिंग हो रही थी वो ना ही मटेरियल तो हो रही थी, आयनिक हो रही थी और कोवेलेंट हो रही थी। आयनिक हो रही थी मतलब आयन्स आपस में एक दूसरे को चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक बता दे रहे हैं करके, जैसे NaCl है, NaCl को हम यूज़ कर ले रहे हैं। आपको हो गया सोडियम, आपका क्या हो गया, सोडियम आपका क्या हो गया, सोडियम आपका मेटल हो गया, ठीक है, सोडियम आपका मेटल हो गया, अटॉमिक क्या हो गया, क्लोरीन आता है। क्लोरीन बेसिकली गैस होती है, इसकी गैस होती है, मगर इसको हम यूज भी कर सकते हैं नॉन मेटल के तौर पर। तो हम क्लोरीन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आपको बोलते हैं 7 क्लोरीन का 7 ये कौन है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के हाइड्रोजन सोडियम के आउटर सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको मैंने बता दिया था 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन को देखना पड़ेगा भाई, वो दिया तो है नहीं हमको। तो 2 8 8 2 10 और ये हो गया 7, ठीक है, 8 2 10 क्या हो 17 है। अब आउटर मोस्ट तल में तो हमें मतलब कि 17 है, मगर हमको इस का इतना कंडीशन आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम सब सेल्स की बात करें, हमें पूरी केमिस्ट्री में नहीं घुसना है, तो आउटर में 17 इसके बॉन्डिंग को पेयरिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो ये जब देगा तो एक डोनर का काम करेगा और ये होगा प्लस, क्लोरीन ले रहा है एक्सेप्टर का करके माइनस। तो अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इसको जो ये दे रहा है वो कैसे फॉर्म में दे रहा है, आयंस के रूप में, आयंस के रूप में दे रहे हैं। इसमें चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, ये किस रूप में ले रहा है, आयंस के रूप में, इसमें इस पर चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो आपका अब यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे इनकी बॉन्डिंग होगी, ये सब केमिस्ट्री के पार्ट में आता है। यहाँ पे आपको इस चीज़ से मतलब ज़्यादा नहीं है कि बॉन्डिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी, बस आपको वैसे ही बताना चाह रहे थे कि आयन्स आपस में शेयरिंग करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा। कोवलेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देख लीजिए ऑक्सीजन के ही दो आइटम्स को आप ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन के ही दो आइटम्स को आप ले लीजिए, जैसे हम बात कर लेते हैं, चलिए हम ले रहे हैं ऑक्सीजन के दो आइटम्स को, एक हो गया आप ऑक्सीजन का एक हो गया ऑक्सीजन 8, एक संरचना रखना है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे हमने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है, एक ये हो गया, दो में ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नंबर हो गया 8 और इसका भी हो गया 8। कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं बोर्ड्स के अनुसार, कौन कौन सा इनकी कैलकुलेशन हो गई आपकी 2 और 6, मतलब आउटर मोस्ट को भी फिल्टर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे भी देख लेंगे 2 और 6, ठीक है। अभी भी फिल्टर करने के लिए इनकी जो कैलकुलेशन आप देखेंगे, इनकी जो कैलकुलेशन है, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इस आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। हमने कितने नहीं बनाया है आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे पूरा नहीं बनाया है आपको बता रहे हैं कैसे, देखिए यहाँ पे हम आउटर मोस्ट सेल की जब बात करेंगे सिर्फ आउटर मोस्ट की संरचना को बनाएंगे, पूरे पूरे ये मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल है,
से आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ठीक। इसके बगैर एक और ये ऑक्सीजन के ही 2 आइटम में ऑक्सीजन के लिए हैं, ठीक है। बस खाली आपको इसको बता दें कि आपको पता चल जाता है चीज़ें। 3, 4, 6 हो गए। अब हमको चाहिए दोनों आइटम को कंप्लीट करने के लिए हमें दो दो की बॉन्डिंग दोनों के साथ चाहिए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ साझा करेंगे। तो एक ही तरीके की हमें दो बॉन्डिंग मिली, दो ये हमारे ये कोवेलेंट बॉन्डिंग एक मोटे तौर पर इसका मैंने आपको बता दिया ये आपकी क्या कहलाएगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि ऐसे मटेरियल्स जो क्या होते हैं मेटल और मेटल दोनों से बनते हैं और उनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसके साथ ही जो सैरमिक्स का यूज़ है, सबसे बड़ा जो यूज़ आपके सामने सैरमिक्स का पड़ता है वो पड़ता है आपका इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक में कहाँ पड़ता है, जो बिजली के पोल्स होते हैं, बिजली के पोल्स हो गए, पावर सप्लाई हो गई, वहाँ पर सैरमिक सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये हाईली एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने पास ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे बताना है आपको कि यहाँ पे बिजली के जो खंभे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है कि चीनी मिट्टी के गोल गोल से स्लॉट लगे हुए हैं। ये स्लॉट क्या है, सेरामिक मटेरियल्स के बने हुए हैं। सेरामिक मटेरियल के ये स्लॉट जो बने हुए हैं तो इनकी क्या टेंडेंसी है, यहाँ पे जो वायर लगाइए, आप सोचिए वायर जो आपका है 440 वोल्ट की सप्लाई इस वायर पे होती है। अगर वायर में 440 वोल्ट की सप्लाई हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की टेंडेंसी बहुत हाई है। इलेक्ट्रॉन फ्लो की टेंडेंसी बहुत हाई होने पे करंट इनके बीच बहुत तेज़ी से गुजरेगी। करंट बहुत तेज़ी से गुजरेगी, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई रहेंगे तो एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा डेवलप करेगी। एनर्जी जब बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी तो इनके बीच क्या बात होगी, एनर्जी बहुत डेवलप करने से हीट ट्रांजिस्ट होगा। हीट जब ट्रांजिस्ट होगा तो ये जो वायर है तो उस हीट को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए इनको। वायर को क्या होना चाहिए, वायर आपको पता होगा कि कॉपर मटेरियल के बने होते हैं वायर। तो वायर जो आपको कॉपर मटेरियल, कॉपर आपको पता है कि वो मेटल है। कॉपर अगर आपका मेटल है, कॉपर अगर आपका मेटल है, कंडक्टिविटी बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं, पोटेंशियल हम लोग को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जब हम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं हमारा, तो हीट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा लेगी तो हीट भी तो डेवलप होगी। जब हीट डेवलप होगी तो वो हीट कहाँ जाएगी, उस हीट को तो तारों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, मगर वो हीट का ही ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपका यहाँ पे जो लगे हुए हैं सैरमिक्स मटेरियल के बने हुए, ये जो लगा गोल गोल की संरचना आपको दिख रही है, सैरमिक्स मटेरियल के बने हुए, यही उन हीट को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे बड़ा एक कंट्रोलिंग जो चीज़ आपकी है सैरमिक्स का इलेक्ट्रिकल में, वो सबसे बड़ा यही है कि ये जो संरचना है जिसको चिकनी मिट्टी हम बोलते हैं, मेनली तौर पर चिकनी मिट्टी के बड़े हुए जो गुत्ते होते हैं, इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये 1100 वोल्ट तक की सप्लाई को, जिसे डेवलप हुई हीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सैरमिक्स के बारे में हम आपको यही चीज़ बताना चाहते थे कि सैरमिक्स आपका इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। आप अपने घर के बाहर पोल्स वगैरह लगे हो तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर और आपकी देख की गई है कि यहाँ पे जो पावर ये है टावर जो है, ये जो पावर टावर है, यहाँ से हम बिजली पेने, यहाँ पे भी देखिए सैरमिक्स की कितनी बड़ी बड़ी संरचनाएँ यहाँ पे लगी हुई हैं। ये देखिए सैरमिक्स से बने हुए जो जो चक्री संरचना होती है, इनका नाम इनको बोलते हैं टेरॉइड्स। टेरॉइड्स जो होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, ये जो संरचना होती है ये क्या करते हैं, सैरमिक मटेरियल बने होते हैं और यहाँ से जितनी भी हीट ऑब्जर्वेशन होगा, जितनी भी हीट वायर में डेवलप करके सारी हीट को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसलिए यही एक सबसे बड़ी इनकी प्रॉपर्टी होती है सैरमिक मटेरियल की, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे इलेक्ट्रिकल में यूज़ किया जाता है एज अ पावर प्लांट जहाँ पे होते हैं, और वहाँ से जब डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स वगैरह में होता है तो वहाँ पे हम इसकी सप्लाई करते हैं। सैरमिक्स के बारे में मुझे आपको यही बताना था। अब हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहेंगे, सेमी कंडक्टर। पॉलीमर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए पॉलीमर्स के बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दूँगी, कि मुझे पॉलीमर्स आपको मैंने पढ़ा चुकी। अब मैं आपको बताती हूँ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर तो बेसिकली आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ है, किसको हम कहते हैं। हिंदी में इसको सब अर्धचालक बोलते हैं और हम उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। सेमी कंडक्टर ऐसी, देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा मेटल, सबसे ज़्यादा सेरेमिक। मेटल का आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में यूज पता चल गया। सैरमिक्स का आपको इलेक्ट्रिकल में यूज पता चल गया। पॉलीमर्स का भी यूज आपका इलेक्ट्रिकल में ही होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल में भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत यूज पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल भाषा में पॉलीमर्स को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, रबर, प्लास्टिक, इसका हम इस्तेमाल क्या करेंगे, रबर प्लास्टिक इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते
सेमी कंडक्टर की बात करें तो ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स के फॉर्म्स में डेवलप हुए थे। 1930 जब आया था हमारा 1930 सेंचुरी जब आई थी, उस समय ये अलग फॉर्म्स के जो मटेरियल हमारे सामने आए, उसमें हमको पता चला कि ऐसा मटेरियल जो हमको मेटल की भी टेंडेंसी दे रहा है और इंसुलेटर की भी टेंडेंसी दे रहा है, इस तरह के मटेरियल्स के बारे में हमें जानकारी हुई। तो हमें ये हुआ कि ये मेटल्स किस तरह के होते हैं, मेटल्स भी होते हैं और जो क्या कहते हैं कंडक्टिविटी किसके बीच में डेवलप कर देते हैं आपका, मेटल्स के भी और इंसुलेटर्स के भी। तो ये अलग तरीके के मटेरियल ही डेवलप खोजे गए। इसके पहले हम क्या हुआ, इसके पहले अच्छा जब सेमी कंडक्टर्स नहीं आए थे तो क्या ऐसा होता था कि हम करंट को हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय जब हमारे पास ये सेमी कंडक्टर मटेरियल्स डेवलप नहीं हुए थे, उस समय हम इस चीज़ को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंडक्टिविटी को हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब का। कुछ थोड़ी सी जानकारी हम आपको वैक्यूम ट्यूब के बारे में दे देते हैं कि वैक्यूम ट्यूब के बारे में, वैक्यूम ट्यूब से हम कैसे कंट्रोल करते थे सेमी कंडक्टर मटेरियल के डेवलप होने के पहले कंडक्टिविटी को, मेटल की कंडक्टिविटी को हम कैसे कंट्रोल, क्योंकि मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो पे काम करता है टोटली, मगर सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स की मैकेनिज्म में सेमी कंडक्टर वर्क करता है और ना कि मेटल जो होता है आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे वर्क करता है। तो जब सेमी कंडक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरी हुई 1930 में, उसके पहले हम वैक्यूम ट्यूब के थ्रू कंडक्टिविटी को बैलेंस करते थे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए साइड में लिख रहा, यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर डिस्कवरी ऑफ सेमी कंडक्टर्स वी विल यूज द वैक्यूम ट्यूब। कैसे करते थे, देखिए एक ग्लास का, एक बहुत बड़ा ग्लास का हम स्ट्रक्चर तैयार करते थे। यहाँ पे वो आपको बता दें, ये जो चीज़ है ग्लास की बनी हुई है, ये ग्लास का एक बहुत बड़ा हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब ग्लास आप सोचेंगे बहुत मोटी क्वालिटी को, मोटी पड़ती तो नहीं, हम ग्लास की थिकनेस को बहुत लाइट करते थे और हम ऐसा एक गोल आकार का बहुत बड़ा सा कंस्ट्रक्शन बना देते। उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर हम मेटल्स की दो प्लेटें लगाते थे। मेटल्स की दो प्लेट लगाते थे हम, एक हो जाता था आपका कैथोड, एक मेटल कैथोड की प्लेट्स लगा दी और एक एनोड की प्लेट। तो हम मेटल्स की दो प्लेट्स लगा दी। अब जब हम इस ग्लास की प्लेट के अंदर दो मेटल्स की प्लेट लगा दी, अब हम क्या करते थे, इस ग्लास के अंदर जितना भी एयर होता था, इस ग्लास के अंदर जितनी भी एयर होती थी उसको ऑब्जर्व करते थे। उसको ऑब्जर्व मतलब कि उसको हम निकालते थे। निकालने से क्या होता है, यहाँ पे हम प्रेशर को कर देते थे बहुत लो। प्रेशर हमारा यहाँ पे बहुत लो हो जाता था। जब हम प्रेशर को यहाँ पर बहुत लो कर देते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का जो मीडियम है वो आपका हो गया कमज़ोर, कमज़ोर जब थोड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का मीडियम, तो अब हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे कैसे, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम हो गया, एयर के मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है नहीं कि हम इसको क्या करा दें और मीडियम दे दें। जब मीडियम नहीं है हमारे पास, सोचो प्रेशर भी हमें बहुत लो कर दिया, प्रेशर लो कर देंगे तो वैसे भी कोई चीज़ होगी तो अपने आप हर डायरेक्शन में तैरेगी। मतलब यहाँ पर प्रेशर लो कर दिया और हमको इलेक्ट्रॉन अगर इतनी टेंडेंसी रखता, अगर इलेक्ट्रॉन इतनी टेंडेंसी रखता कि खुद यहाँ से यहाँ तक चला जाता, हमको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं उसको पड़ती, तो क्या होता, तो क्या होता, हमें एयर मॉलिक्यूल्स को जब मैं यहाँ से एयर को निकाल देते और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखता तो प्रेशर को लो करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेशर को लो करने, अब प्रेशर जब हमारे ऑलरेडी लो हम कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हर डायरेक्शन में खुद से फ्लो करनी चाहिए, खुद से फ्लो करने लगते। अगर हम यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स को रख देते तो प्रेशर लो होता था अगर, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खुद से मूव करना चाहिए, मगर ऐसा कर नहीं लेते, तो खुद से मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते, कि इनको तो मीडियम की जरूरत होती है स्प्रेड कर जाने के लिए। अब जब हम यहाँ पे प्रेशर पे प्रेशर भी निकाल दिए और एयर के तो वॉल्यूम भी इसका बहुत ही एयर यहाँ से एयर प्रेशर निकाल दिए यहाँ से, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए हमको यहाँ इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने के लिए हमको इन प्लेटों से ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको अब एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने लगी कि हम किस तरीके के इक्विपमेंट यहाँ पे लगाएं। तो हमको इसको करने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक और बना हुआ है फिगर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये जो चीज़ है ना, ये हीटर, ठीक है, हीट की तरह काम करने के लिए यहाँ पे हमने इसी तरह की एक संरचना हीटर की लगाई। और जो ये गोल गोल सा आपको दिख रहा है, ये है टेंगस्ट्रॉन के, ये वायर टेंगस्ट्रॉन मटेरियल से बने वायर्स हैं। जो क्या होता है, इसको हम राउंडेड लगाते हैं, तो राउंडेड लगाते तो आपको ये पता होगा कि कुछ राउंडेड लगाते तो उनको इंसुलेशन होने लगता है, इंडक्शन की तरह काम करने लगता है। तो इनको हमने क्या किया, हीटर लगाया, और हीटर हमने इस जगह पे लगा दिया, इस जगह पे हमने इस जगह पे हीटर लगाया, हीट प्रोवाइड देने लगे, हम हीटर लगा के हीट देने लगे। यहाँ पे हमने लगा दिया हीटर और अब हमने इस हीटर को कर दिया ऑन, हाँ
हीटर को ऑन कर दिया और यहाँ से हमने इसको हीट देना शुरू कर दिया। जब हमने इसको हीट देना शुरू कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन की ये प्लेट हो गई एकदम से गर्म, प्लेट से एकदम गर्म हो गई और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से अंदर ही अंदर बहुत तेज़ी से कोलाइड करने लगे और खुद को बाहर की तरफ निकालना शुरू कर दिया। जब ये देखिए इलेक्ट्रॉन जब ये आपको खुद को बाहर की तरफ निकालने लगे तो ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस पे आने लगे। अब आउटर सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन आने लगे और इनकी हीटिंग इतनी ज़्यादा है कि ये यहाँ पे जो वैक्यूम है उसको भी पार करते हुए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाके मिलने लगे, मतलब जाके माइनस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाके जाने लगे। माइनस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही, ये पॉजिटिव प्लेट है एनोड की, इसके तरफ ही जाने लगे, कैथोड की नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगे। तो ये प्रोसेस हो गया आपको इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक का फ्लो कराने का। इसमें क्या बात है, अब यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, फ्लो करके जाने लगे। ठीक है, जब यहाँ पे जाने लगे तो अब कंडक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेज़ी से फ्लो कर ही रहा है, कर ही रहा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको आउटर से एक और एलिमेंट से रोक के एनर्जी देने का काम शुरू कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया भाई, वहाँ पे लगा दिया, वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया हमने, मतलब कि बैटरी का। अब इस बैटरी को इस बैटरी को क्या करने के लिए कंट्रोल, अब इस बैटरी का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। अब हम इसको जितना वोल्ट देते थे, मतलब हम इसको 10 वोल्ट दिए तो 10 वोल्ट पे ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, मगर इस प्लेट पे दोनों तरफ लगी हुई है, इसको हीट भी दे रहा है और उसको हम वोल्टेज से कंट्रोल भी कर रहे हैं। वोल्टेज से हम कंट्रोल कर रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आएंगे तो इस प्लेट पे आएंगे तो अब जो वोल्टेज के थ्रू उनको कंट्रोल, अब जब इनका वेरिएशन वोल्टेज के थ्रू कम ज़्यादा ऐसे होने लगा तो हम इसकी कंडक्टिविटी को अपने हाथ में लेकर कंट्रोल करें। इसीलिए हमने एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट इसमें जो लगाए हैं वो लगा हुआ था आपका बैटरी, और एक हमको एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट जो लगाए वो हीट। अब जब हीट की वजह से, हीटर लगाने की वजह से क्या मुश्किल आ गई, हीटर तो ये काम कर दे रहा था आपका, जो मेटल प्लेट से आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दे रहा था, मगर सोचो दिक्कत आने लगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन से, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन से आपस में कोलाइड होता है, कोलाइड होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी का बहुत लॉस कर रहा था। इसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होने लगी, वोल्टेज से कंट्रोल करने लगी। मगर एक चीज़ जो इन सब के करने में सामने आई वो ये है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में होने लगी, उस वो कहीं और ना जाके एक ही प्लेट की तरफ खींचने लगी, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होने लगी इस प्लेट की तरफ एक सीधी जाकर खींचने लगी। तो यहाँ पर मुझे और पता चल गया इनके बारे में, वो आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आपको पहली चीज़ बताई थी वो ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल बाय वेयरिंग द वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। अगर हम बात करते हैं ये वोल्टेज जो हमने लगाया, जो यहाँ पे हीटर लगाए थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए थे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत हाई होने की वजह से वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए थे। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ की एनर्जी हाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ से यहाँ से वोल्टेज का यहाँ बैटरी की सप्लाई के लिए थे, बैटरी की सप्लाई से इनकी हम पोटेंशियल को वैरी करा सकते थे। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट वाले में कि हम वोल्टेज की सप्लाई से इलेक्ट्रॉन को कम या तेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो सेकंड चीज़ होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्लो ओनली वन डायरेक्शन का फ्लो करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि एनर्जी हाई है, हम कहीं से और तरफ जा नहीं सकते। इस प्लेट की एनर्जी हम यहाँ से एनर्जी वैसे भी हाई हुई है, और इस जो फर्स्ट ये वाली जो प्लेट है, एनोड वाली जो प्लेट है, उस प्लेट को हमने वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल किया रखा, और नीचे को भी हमने बैटरी के थ्रू कंट्रोल कर रखा हुआ। तो यहाँ की एनर्जी हम लो कर देंगे, एक टेंडेंसी से भेजेंगे, यहाँ की एनर्जी से लो करते हुए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। फिर थर्ड चीज़ आपको बताई हमने, वो आपके यहाँ हो गई है क्या, वैक्यूम क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स कैन कोलाइड ईच अदर एंड लॉस एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, इसके अंदर तो आपका एयर नहीं ना है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया है कि लो प्रेशर पे जाएंगे और एयर लो प्रेशर पे जाएंगे और एयर यहाँ पे निकाल दी जाएगी। जब इनके अंदर एयर है नहीं, ठीक है, लो प्रेशर है इसका, तो लो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी तो कहीं तो फ्लो करेगी सीधी डायरेक्शन में, क्योंकि हाई वोल्टेज देगी। मगर ये आपस में कोलाइड भी तो करेंगे, ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, लगातार कई इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे तो कोलाइड करने की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगी। एनर्जी लॉस होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज हमको ये मिला कि देखिए अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल डेवलप नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ, उसके पहले हमने मेटल को कंट्रोल करने के लिए, मेटल को कंट्रोल करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, मेटल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल तो किया, काम चल भी
दिन तक चला ही होगा ऐसे काम बचा था, मगर कितना नुकसान क्या होता है, एनर्जी ना बेफालतू की एनर्जी ना, जो एनर्जी का यूज़ हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड होकर अपनी एनर्जी लॉस करें तो उसका हम इस्तेमाल कहीं और कर सकते थे। जैसे कि आप देखिए आजकल परमाणु बम बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके ना परमाणु बम बन रहा है, तो उसका में एनर्जी, तो अब उस टाइम पे क्या होता था कि एनर्जी लॉस होती थी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक दूसरे को वहाँ पे हीट कर रहे हैं बार बार, उसमें खर्चा अलग, इतना बड़ा संरचना बनाने के मॉडल बनाने के लिए जो ग्लास वगैरह ले रहा उसके लिए अलग खर्चा। तो ओवरऑल इस तरह का बल्कि बॉडी इतनी बड़ी बड़ी संरचना हर बार बना के रखना, कुछ मेटल के पास है उसको उसमें उस मेटल को कंट्रोल करने के लिए कनेक्ट करना, तो ये सब पूरी चीज़ें जो चीज़ें थी ओवरऑल बहुत ही क्या हो रही थी, ये थी कॉस्टली हो रही थी, और इनके साथ डिसएडवांटेज की हीट जो हमारा मेनली जो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हीट का एडवांटेज हो रहा था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जा रहा था। जितने मतलब हमको मान लीजिए चाहिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि मुझे आपसे चाहिए 100 रुपये, हाँ मुझे आपसे 100 रुपये चाहिए, ठीक है 100 रुपये चाहिए, हम जानते हैं नहीं, क्या मैं जानती हूँ कि आपके पास आपकी कैपेबिलिटी कि आप लाखों रुपये दे सकते हैं, ठीक है, मगर जो हम हमारे तक जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो मेरे हिसाब से कैपेबिलिटी कि आप मुझे लाखों रुपये दे सकते हैं, अगर मुझे चाहिए आपसे बहुत ज़्यादा पैसे, तो मैं सोचूँगी कि आप मुझे डायरेक्ट पैसे दें, अपने पैसे को लॉस ना करें, मैं डायरेक्ट आपके पास आऊँ, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे पैसे तो दे रहे हैं मगर कैसे, आपने बीच में किसी और को पैसा दिया, उसने किसी और को पैसा दिया, उसने किसी और को पैसा, ऐसे करते हुए थोड़े पैसे हर जगह खर्च होते हैं, और जहाँ मुझे चाहिए थे बस 7 लाख रुपये, वहाँ पे आपने मुझे सिर्फ 1 लाख रुपये दिए, तो काम तो मेरा 1 लाख पे चला, ऐसा नहीं मेरा 1 लाख पे काम नहीं चला, मेरा 1 लाख रुपये पे भी काम चला, मगर क्या चीज़ ख़राब हो गई, ख़राब ये हो गई कि जो मैं 5 लाख से और काम कर लेती, पर मेरा काम तो बस 1 लाख रुपये पे चल रहा है, तो यही एक बड़ा लॉस हुआ कि इनकी एनर्जी ही लॉस हो जा रही थी, जिसका हम यूज़ अलग अलग और इंस्ट्रूमेंट बनाने में कर सकते थे, किसी चीज़ को डेवलप करने में कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन की ये चीज़ यही सबसे बड़ी वो आई डिसएडवांटेज आया कि हम इसका इस्तेमाल और कहीं नहीं कर पा रहे थे। तो जो मुझे डिसएडवांटेज इसका आया उसी डिसएडवांटेज को देखते देखते हुए अब ये दुख होने लगा कि अब ऐसे मटेरियल्स की खोज की जाए जो डिसएडवांटेज को ख़त्म कर दें, हमको फुल एनर्जी भी दें, फुल एनर्जी दें, हम उनकी जितनी उनके पास ताकत है हम उसको पूरा यूज़ कर लें, और इसके साथ ही हमारी लागत भी कम लगे। तो इस तरह के मटेरियल्स की जब बात आई तो हमारे सामने आया कौन सा मटेरियल, सेमी कंडक्टर, तो हमारे पास एक कौन सा मटेरियल है, सेमी कंडक्टर, तो अब हम यहाँ पे बता देंगे कि सेमी कंडक्टर का क्या चीज़ होती है, वो मैंने बताया था कि क्या चीज़ थी पहले, अगर वो हम सेमी कंडक्टर उनके पहले वैक्यूम ट्यूब से नेगेटिव और पॉजिटिव, हम आपको सेमी कंडक्टर बता देंगे, सब इजी समझ में जाएगा कि सेमी कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ काम कर सकते हैं, इनकी जो टेंडेंसी होती है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मेटल के कंडक्टिविटी और इंसुलेटर के कंडक्टिविटी की जितनी टेंडेंसी होती है उनके बीच में वैरी करती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ एक आपको हम इसके अंदर ये बता दे रहे हैं, सेकेंड चीज़ जो आपको इसके अंदर मैं ये बता दे रही हूँ, सेकेंड चीज़ जो आपको अंदर इसके अंदर मैं बताऊँगी वो आपका आ जाएगा क्या, वो आपको मैं बता दे रही हूँ दूसरा, कि सेमी कंडक्टर से जो होते हैं दो तरीके के चीज़ें होती हैं, दो तरीके के मटेरियल्स में होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मगर पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन से एलिमेंटल होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं, मतलब कौन नेचुरल तरीके से मिलेगा और कौन हमको हमारे द्वारा विकसित करके मिलेगा, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि सेमी कंडक्टर्स के जो नेचुरल तरीके से मिलते हैं प्योरली एलिमेंट्स होते हैं, सच होगा सिलिकॉन, होता है सिलिकॉन और एक होता है जेलिनियम, ये हमको नेचुरल तरीके से मिल जाता है, सिलिकॉन और जेलिनियम वो ये मिल जाता है, आर्सेनिक भी मिल जाता है नेचुरल तरीके से, बहुत से सेमीकंडक्टर जो हमको नेचुरली मिल जाते हैं। अब इसके बाद में आपको दूसरी जानकारी कंपाउंड में क्या है कि एक हम सेमी कंडक्टर मटेरियल नेचुरल ले लें और एक हम क्या कहते हैं वहाँ दूसरा मटेरियल ले लें, उन दोनों को मिला के जो बनेगा वो बनेगा आपका कंपाउंड मटेरियल, ठीक है, इसको हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको दूसरे वाले कंपाउंड मटेरियल्स को हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे जेलेनियम हो गया और जेलेनियम आर्सेनाइड, जेलेनियम आर्सेनाइड को हम खुद करते हैं, एक हम जेलेनियम का मटेरियल ले लें और एक हम लें आर्सेनाइड का, इन दोनों के कंपाउंड से, इन दोनों के बॉन्डिंग से जो मटेरियल जो चीज़ें बन के हमारे सामने आएंगी वो आएंगी कंडक्टर जो आएगा कंपाउंड आएगा, वो कौन सा आएगा कंपाउंड सेमी कंडक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद एक बहुत ही खास चीज़ है इसके अंदर, वो आपकी क्या है मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर जो बहुत ही खास चीज़ आएगी वो आपकी होगी कि सेमी कंडक्टर इतने ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है और इतने ज़्यादा उनकी ज़रूरत हमको है, इतना यूज़ हम उसको
कर सकें और भी चीज़ें क्या है हमारे पास, उसके बाद भी हम अपना देखते हैं यूज उसका क्यों करते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ क्यों कितना यूज़ करते हैं। आज की डेट में आज के लिए अगर हम बात करें आज का हम बात करें आज का टाइम की बात करें तो इस समय हमारे पास क्या चीज़ है, हम लैपटॉप चलाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर चला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, रेडियो के कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, इसके बाद रेडियो एक्टिव वेव से जुड़ रहे हैं, एक्सेस से जुड़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से जुड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट से जुड़ रहे हैं, सैटेलाइट डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो पूरी दुनिया को बोला जाता है कि डिजिटल रूप में परिवर्तित हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो डिजिटल रूप में हमारे सामने आ रही है, परिवर्तित हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा करो क्या ऐसी बेसिक वजह है कि हमारे पास इतनी चीज़ें सडनली हमें इतनी चीज़ों को डिस्कवरी करनी है मटेरियल्स की वजह से। कैसे मटेरियल का सेमी, तो इन सेमी कंडक्टर मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत ये अब सामने आएगी हमारे सामने कि इन मटेरियल्स को हम अपने अनुसार इनके चार्ज को हम बैलेंस कर सकते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम बैलेंस क्यों कर सकते थे, क्योंकि इन मटेरियल के मैकेनिज्म में बाकी सबसे ऊपर है, इनके अंदर हमें होल्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हमें होल्स क्या चीज़ होती है, कहाँ से हमको ये चीज़ें मिलती हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते हैं फोटॉन की वजह से, फोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जब इसका देखेंगे किसी मेटल का, आपको पता है कि एटम्स है उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर टारगेट बाउंडेड होते हैं आपके न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन आउटर सेल पे काम करता रहता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक आगे की स्टेज में बताऊँगी कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन और होल्स पाते हैं, इनके मैकेनिज्म में एक नया टर्म सुन के आया। हम जब इसकी डिस्कवरी हुई है तो हम इलेक्ट्रॉन्स पे ही काम करते थे। अब हमारे सामने एक नया चीज़ सामने निकल के आया था इस मटेरियल से, होल्स। तो होल्स जो हमारे सामने है, आप समझ ये समझिएगा कि होल्स क्या चीज़ है, कहाँ से है। तो ये आते हैं मटेरियल के इन मटेरियल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से एक ऐसे फोर्स डेवलप होती है जो फोर्स के तौर पे काम करती है सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में केवल। उन मटेरियल मेटल्स में नहीं, ना ही सैंडविच में, ना ही मेटल्स में, और सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में। तो ये इसलिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए हमें इतना बड़ा वैक्यूम ट्यूब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये खुद कंट्रोल हो रहे थे। खुद कैसे कंट्रोल हो रहे थे वो भी आपको बताया जाएगा आगे, ये खुद कैसे कंट्रोल हो रहे थे। तो इनकी जो मैकेनिज्म थे होल और इलेक्ट्रॉन्स पे है, तो आपको मैं आगे बताऊँगी। अच्छा इसके बाद दूसरी चीज़ जिसको मैंने आपको जो बता दिया, कैन कंट्रोल नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और होल से, तो इसमें दो चीज़ आ गई, इलेक्ट्रॉन और होल से, ठीक है। इसके बाद कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल बाय मैनुअल। वो भी वही चीज़ मैंने आपको बताई कि होल्स की वजह से ही इनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल करनी चाहती थी। और इसके बाद ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शन में ये वर्क करते हैं, तो यूनि डायरेक्शन में इनकी या फिर यूनि डायरेक्शनल वर्क करते हैं ये इसकी वजह। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आप देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि क्या कहते हैं इसमें, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो आपको मैं अभी एग्जाम्पल बता रही थी कि हम इसमें सिंगल को बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, लैपटॉप्स हो गए आपके, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं जिनको पूरी पब्लिक यूज़ करती है, 100% पब्लिक मोबाइल फ़ोन सब यूज़ करती है। तो फ़ोन्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए आपके, लैपटॉप हो गया और आपका मोबाइल फ़ोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। टीवी में भी आप देखिएगा वेरिएशन आपको दिखेगा, कैसा वेरिएशन आपको टीवी में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने पहले देखा होगा था कि टीवी में आपको पहले आज जो टीवी होती थी उसके बैक पोर्शन को आप देखेंगे तो काफ़ी उबड़ा हुआ रहता था। क्यों होता था, क्योंकि हम CRT यूज़ करते थे, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करते थे, ठीक है। अब कि आप टीवी देखिए या पहले के आप कंप्यूटर्स भी देखेंगे तो उसमें भी पीछे का जो पोर्शन आप कभी पीछे ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा उबड़ा हुआ होता है। तो उसमें क्योंकि CRT हम यूज़ करते थे इस वजह से हम वहाँ पे था, मगर अब की अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ CRT के अंदर भी एक वैक्यूम ट्यूब लगा होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो होता है बड़ा हो जाता है, उसको वो कि उसका पोर्सन। मगर अब जब हमने सेमी कंडक्टर यूज़ कर लिया, तो सेमी कंडक्टर मटेरियल जब हमको पता चला तो हमने LED बनाया, लिक्विड एमिटिंग डायोड। अब हमने फिर डायोड से वर्क करना है। डायोड आपको तो बेसिकली पता ही है सबको कि डायोड क्या होता है। तो डायोड आपको पता है कि डायोड एक ऐसी संरचना होती है, लेकिन मैं आपको संरचना तो नहीं बताऊँगी कैसे होती है, क्योंकि वो आपके टॉपिक में नहीं, मगर मैं आपको ये बता सकती दे रही हूँ कि डायोड मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कुछ एक सेकेंड,
मार्केट में आप लेने जाएंगे मतलब डायोड के बारे में मैं आपको बता सकूँ, पर मैं आपको यहाँ पे डायोड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देना। हाँ, डायोड जिस मटेरियल का बना होता है उस मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। डायोड सिलिकॉन का बना होता है, तो उसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको डायोड एक देख लीजिए, इस तरह की एक संरचना होती है। एक मिनट देखिए, एक सेकेंड, मतलब कि थोड़ा बड़ा बन गया है, बहुत छोटे होते हैं तो थोड़ा बड़ा बन गया है ऐसे। और यहाँ पे दो पिन निकली होती है, ठीक है। और ये जो चीज़ होता है ना, ये वाला पोर्सन यही उस मटेरियल का बना है जिसका सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर का होगा मटेरियल सिलिकॉन, सिलिकॉन का बना हुआ है यही चीज़, ठीक है। ये छोटा सा चीज़, छोटी सी डिवाइस कैसे आपको बड़े बड़े कामों को कर रही है। आप अगर अपना मोबाइल देखेंगे तो मोबाइल के अंदर जहाँ पे आप यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर जो लगा होता है, इस समय तो मोबाइल के अंदर डायोड आपको नहीं मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। अब इस समय जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक जो चिप यूज़ करते हैं, मतलब कि पीसीबी यूज़ होती है। पीसीबी में होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उस बोर्ड पे आपको जो वहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो एलईडी के फंक्शन पे यूज़ करते हैं, तो मतलब इस तरह का एक डायोड संरचना होती है, ठीक है। और इसी तरह आपको एक और संरचना देखने को मिल जाती है ट्रायोड की, ठीक है। इसमें 3 पिन की होती है। ट्रायोड डायोड वगैरह आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे वाला इसमें 3 पिन की होती है इस तरह का। तो ये जो संरचना होती है इसमें भी हम सिलिकॉन का ही यूज़ करते हैं, इस तरह की संरचना में भी। तो यहाँ पे जो हम संरचना यूज़ करते हैं, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा आज का फ़ोन, लैपटॉप है, जैसे डायोड पे काम करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी डिवाइस डायोड हम लगाते हैं जिसकी सिलिकॉन की बनी हुई है, उस पर काम करते हैं। फंक्शन कैसे होता है, इसी सिलिकॉन के मटेरियल के थ्रू उसको बताना है आपको। उसमें से अब मैं एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ, कुछ आपका एग्जांपल अब कौन कौन से हैं आपके इसके, तो उसको मैं बता रही हूँ। जेरेनियम, जेरेनियम इस समय देखिए प्रेजेंट टाइम में हम जेरेनियम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल was used many earlier devices for the radar detection diodes to the first transistor। लेकिन अब एक चीज़ आपको बल्कि यहाँ पे जो वर्ड आ गया रेडार, तो ये मान लो इसमें ज़्यादा आपको नहीं कहूँगी। रेडार आपका रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसको कैप्चर करने के लिए हम रेडार का यूज़ करते हैं, रेडियो सिग्नल को कैप्चर करने के लिए। वहाँ पे ये जेरेनियम के बने हुए डायोड लगाए जाते हैं। इसके बाद में एक दूसरा आपको एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, सिलिकॉन। सिलिकॉन आप मोस्टली सिलिकॉन का से बने हुए डायोड को तो आप मोस्टली नहीं, आप अपने लैपटॉप से अगर किसी खराब हो जाए तो आप ओपन करके देखिएगा, एक डायोड आपको मिलेगा, उसमें लगा हुआ सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका देखिए एक चीज़ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो वो भी बताएंगे। मगर हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट में भी आप लोग सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल का होगा यूज़ उसको बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइसेस हैं, तो इसकी वजह क्या होता है, जो आपकी सिग्नल्स होते हैं जो कि एनालॉग और उस पर काम करते हैं डिजिटल पे, वो सारे सिग्नल्स जो होते हैं इसी मटेरियल्स के थ्रू, इसी मटेरियल से बने इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू काम करते हैं, और इस मटेरियल से बनते हैं। और ये मटेरियल क्या काम, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से ही नहीं 0 1 की कैलकुलेशन शुरू होती है। तो ये आपका सिलिकॉन का एक यूज़ हो गया। इसके बाद एक करते हैं, ये है गैलियम आर्साइड। गैलियम आर्साइड आपका जो है, इसमें देखिए ये कंपाउंड मटेरियल है, मैंने आपको पहले बताया था, ये सेमी कंडक्टर का कंपाउंड मटेरियल है। ये सेमी कंडक्टर का जो कंपाउंड मटेरियल है गैलियम आर्साइड, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, मॉसफेट बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ये है गैलियम ऑक्साइड का। मॉसफेट का फंक्शन आपका जो है ये आपको हो दिया जाएगा मॉसफेट बनाने में। और है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ ऐसा देखिए हम इसमें कर रहा है आपका एलईडी टीवी में कर रहे हैं, दूसरे टीवी जो होती है उनमें हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। एलईडी में एक लेते हैं उनके डायोड होता है, इसमें हम सिलिकॉन का और कार्बन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज जितनी हैं, सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज अलग से आपको आगे से चैप्टर्स में आएंगे आगे इस सब्जेक्ट में। अभी क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन में रखना है, इस वजह से आपको सिर्फ इतनी भी चीज़ बता रही है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है बस। तो सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर बनता है कंपाउंड आपका सेमीकंडक्टर का, और उस कंपाउंड का, उस बने हुए मटेरियल का, जो आपका ये जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो ये मटेरियल बन के आया, जो एलिमेंट आपका, उसको हम यूज़ करते हैं
एलईडी में लिक्विड एमिटिंग डायोड में इसका यूज़ किया जाता है, टीवी वगैरह में इसी का यूज़ किया जाता है। गैलियम नाइट्राइड का भी इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये ईएसडी वाले सेंसिटिव होता है, सेंसर में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। गैलियम फॉस्फाइड का जो यहाँ पर देखिए एक जगह ये लिखा हुआ है, दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ नॉट बीन यूज्ड विदिन द एलईडी टेक्नोलॉजी। तो जितने भी कंपाउंड मटेरियल आप ढूंढेंगे ना सेमीकंडक्टर के अंदर से, जितने भी कंपाउंड मटेरियल होंगे वो सारे कंपाउंड मटेरियल का यूज़ हम किसमें करेंगे, लिक्विड एमिटिंग डायोड बनाने में यूज़ करेंगे। लिक्विड एमिटिंग डायोड एक बहुत बढ़िया चैप्टर होता है आपका बीटेक के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मगर क्योंकि ये आपका छोटा सा सब्जेक्ट है और इसमें ज़्यादा डिटेल्स भी आपको देना ठीक नहीं होगा, तो इस वजह से आपको उसके बारे में आगे जाने में देरी, मगर ये फंक्शन जो होते हैं इसमें एलईडी जो वर्क करती है आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को करती है। और इसमें एलईडी के अंदर एक टाइप का भी होते हैं जो गैलियम फॉस्फाइड के बने होते हैं। इतने मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी और इसके आगे मैं इससे नहीं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि आपका सिलेबस में इसमें नहीं है, हो सकता है थर्ड ईयर वगैरह में आपके सिलेबस में सब हो। और कंपाउंड जितने भी कंपाउंड ये हैं आपके सेमीकंडक्टर कंपाउंड फॉर्म का जो भी है, तो इनको सिग्नल वगैरह में भी कर देते हैं। इसके बाद जो एक चीज़ आपके साथ हाँ, ये देखिए एक आपके सामने स्ट्रक्चर बन के आया है, तो यहाँ पर मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ। इस स्ट्रक्चर एक सेकेंड, इसमें स्लाइड शायद पीछे चल रही है। हाँ, ये स्लाइड है। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में ऑनलाइन डिटेल दे रही हूँ। इसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है क्या कहते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। मैंने जहाँ बात की थी होल्स और इलेक्ट्रॉन की, एक जगह मैंने बात की थी, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीशन आपको मैं यहाँ पर बताने चाह रही थी कैसे होल्स और कैसे इलेक्ट्रॉन वर्क करती है। थोड़ा सा मैं इसको आज आपको बता देती हूँ, इसके नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको उसके बारे में और डिटेल बताऊँगी कि जो सेमीकंडक्टर का मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के अनुसार कैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैसे वर्क करते हैं उस मैकेनिज्म से। आज के लिए फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रही हूँ।